Hi everyone, welcome to JK Exam Cracker. My name is Bhanu Priya and I am your teacher for Sociology. Sociology component जो आपके JK सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में स्पेशलाइजेशन के तौर पे आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, उसकी क्लासेस हम आज से शुरू कर रहे हैं. First of all, I want to wish you all good luck and there is no need to be nervous और इस चीज़ को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सोशियोलॉजी के बेसिक्स नहीं आते या आप सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हैं, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो बेसिक सोशियोलॉजी के हैं. हम सब सोसाइटी में रहते हैं तो हम सबको सोसाइटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है, पर अब हमने क्या करना है इस कोर्स में, टॉपिक वाइज हम सब टॉपिक्स को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस के हिसाब से समझेंगे. चीज़ों को समझते हुए आपको MCQs की प्रैक्टिस भी करवाएंगे एंड प्लस देयर आर सम करंट अफेयर टॉपिक्स, सम स्कीम्स ऑन गोइंग, सोशल चेंज के जो भी इश्यूज़ हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, ये सब चीज़ें कुछ जेंडर के बेसिस पे जो भी आपके टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो हम सब कवर करेंगे. तो आपने आपका सिलेबस बहुत ध्यान से अब तक देख लिया होगा, आई एम श्योर आप सब ने बिल्कुल उसको दिमाग में बिठा लिया है. सो स्टूडेंट्स, मेरा पहला आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सबको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले आपके सिलेबस से बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है. जब तक आप सिलेबस को इन डेप्थ इंटरनलाइज नहीं कर लेते, उसको अच्छे से समझ नहीं लेते, आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है. आप ब्लैंक नहीं जा सकते, ऐसा नहीं सोच सकते कि मुझे ये आता है, बिकॉज़ बहुत लोग अगर ऐसा सोचते और बहुत सारा कंटेंट अपने पास रखते जाते, इकट्ठा करते जाते, तो सब कुछ क्लियर हो जाता. पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को अप्रोच कैसे करना है, उसको हमने कवर कैसे करना है और उसको हमने अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज़ कैसे करना है, आपको ये पहले अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि आपने जो भी पढ़ना है, जो भी क्लास में सीखना है, जो भी आपने नोट्स बनाने हैं, अपने PDF से जो भी पढ़ना है, आपने उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है सो दैट आप MCQs को सॉल्व कर सकें. तो पहला जो यूनिट है वो बेसिक सोशियोलॉजी का है. सिंपल है. जो सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, जिनका ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में है या जिन्होंने 10th 11th 12th लेवल पे सोशियोलॉजी को पढ़ा है, उनके लिए ये बिल्कुल सिंपल होने वाला है. बट एट द सेम टाइम आई मस्ट से, वहाँ पे आपने इसको थ्योरेटिकली पढ़ा है, वहाँ पे आपने इसको सब्जेक्टिवली पढ़ा है और आपने हो सकता है टॉपिक को तो बहुत अच्छे से इम्बाइब किया हो, एब्जॉर्ब कर लिया हो, लेकिन आपने उसको इस एग्ज़ाम में कैसे यूटिलाइज़ करना है सो दैट यू डोंट मिस आउट कि आपके सवाल में जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से सही आंसर आपका कौन सा होने वाला है. सो वो कैसे होगा? जब आप चीज़ों को पहले तो कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, फिर आप उनको ऑब्जेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकेंगे. ठीक है जी. सो वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास. आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वंस अगेन. माई नेम इज़ भानु प्रिया एंड आई एम योर एजुकेटर. So today we are going to start with the very first topic which is the base of this course, जो आपके पूरे सिलेबस का 50% है, which is 60 मार्क्स की वेटेज है इसकी. तो स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे से इसको कवर करेंगे, ये वाला कंपोनेंट आपका अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका GS जितना भी स्ट्रांग हो तो किसी काम का नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए. एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे और GS और बाकी कंपोनेंट्स को अगर इग्नोर करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा. ठीक है जी. सो हम स्टार्ट करते हैं. We'll start with some basics of society. First of all, society जिसे हम समाज कहते हैं, जिसमें हम सब रहते हैं. Man is a social animal, ऐसा बहुत ही महान फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा है. एरिस्टोटल का कहना है कि इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, मतलब कि ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स बट दे आर सोशल एनिमल्स. एंड व्हाट डज इट मीन जब आप कहते हैं कि सोशल का मतलब ये होता है कि इंसान जो है ना, बाकी जानवरों की तरह अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता. अब हम ये भी नहीं कह रहे कि वो अकेला खा नहीं सकता, पी नहीं सकता. कहीं ना कहीं ये सच भी है कि नहीं कर सकता. अगर आपको समाज में या आपको सर्वाइव करना है, जीना है, उसके लिए आपको खाना पड़ेगा, आपको कपड़ा, रोटी, मकान, ये बेसिक चीज़ें चाहिए. अब आप खुद ही सोच लीजिए कि रोटी कहाँ से आती है, कपड़ा कैसे आता है और मकान कैसे बनता है. क्या कोई एक इंसान आइसोलेशन में से कर सकता है? नहीं कर सकता है. इंसान को सबसे बेहतर, सबसे बेटर स्पीशी अगर बनाया गया या उसके बाद कोई भी स्पीशीज़, कोई भी ऐसे प्राणी नहीं बने जो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, बिकॉज वी हैव रीजनिंग, वी हैव इमोशंस, वी हैव फीलिंग्स एंड वी हैव कॉन्शियसनेस.
तो इसी की वजह से हम मजबूर हो जाते हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते, हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, अकेले रह नहीं सकते। तो सोसाइटी तो हमेशा से ही थी, तो ये सोशियोलॉजी कहाँ से आई? सोशियोलॉजी तब इमर्ज होती है स्टूडेंट्स जब समाज में कुछ ऐसे चेंजेस आए, जब मॉडर्नाइजेशन के कुछ प्रोसेसेस शुरू हुए, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हुई, साइंस जैसी चीज़ें, रीजनिंग, इंसान ने साइंटिफिकली सोचना समझना, चीज़ों को करना शुरू किया, तो बहुत सारे बदलाव आए। इतने बदलाव आए, फैमिली सिस्टम्स बदलना शुरू हो गए, प्रोडक्शन प्रोसेसेस बदलना शुरू हो गए, और समाज जो कि हमेशा से बड़ा शांत चलता था, जिसमें लोग अपने राजाओं के आगे, अपने रूलर्स के आगे कभी सवाल नहीं करते थे, अपनी फ्रीडम जैसे कोई चीज़ें उन्हें पता नहीं थी, उन्होंने वो चीज़ें मांगना शुरू की। तो फिर क्या हुआ, समाज में एक क्यास आ गया। इस क्यास को समझने के लिए कुछ जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने कहा कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सोसाइटी। हम समाज में रहते तो हैं, बट इस समय से पहले सोसाइटी को स्टेट के बराबर या एक ही तरह से समझा जाता था कि जो स्टेट है वही सोसाइटी है। तो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और ये सब तो जो हम कहते हैं डिसिप्लिन्स, जहाँ जो ये जो यू कैन से सब्जेक्ट्स हैं, ये पहले से थे। लेकिन सोशियोलॉजी इमर्ज होता है कहीं कहीं मिडिल अर्ली 19th सेंचुरी में, 1840s में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, मॉडर्नाइजेशन हो रही थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई, वहाँ पे विद्रोह करना शुरू कर दिया लोगों ने। और फिर कुछ फिलोसोफर्स जिनका कि काम होता है कि वो देखते हैं समाज में क्या चल रहा है, उन्होंने कहा कि हमें सोसाइटी को साइंटिफिकली हमें समझना पड़ेगा एक अलग सब्जेक्ट के थ्रू। तो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज होता है, और फिर इन सब चीज़ों को बारीकियों से पढ़ा जाता है और बहुत ही डेप्थ से पढ़ा जाता है, बहुत डेप्थ से लिखा गया, समझा गया, साइंटिफिकली इन पे रिसर्चेस की गई। तो सबसे पहले लेट अस बिगिन, व्हाट इज़ सोसाइटी। तो पहले हम कहते हैं कि द टर्म सोसाइटी इज़ most fundamental in understanding what is sociology. Sociology is the scientific study of society. Society को जब हम scientifically in the sense, scientifically अब आप ये नहीं कहिए कि हम क्या experiments करते हैं, कुछ करते हैं, नहीं। Scientifically का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को तर्क के बेसिस पे, जब हम किसी चीज़ को ऑब्जेक्टिवली समझते हैं कि हाँ, अगर फैमिली सिस्टम है तो फैमिलीज़ का क्या काम होता है, क्यों होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, अलग अलग जगहों पे किस तरह की फैमिलीज़ पाई जाती हैं, और क्या चेंजेस आ रही हैं विद द कमिंग चेंजेस, जो समाज जैसे जैसे बदलता है मॉडर्न टाइम्स में, तो किस तरह से कोई भी सिस्टम चेंज हो रहा है। जब हम इन चीज़ों को इतनी डेप्थ से सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं, उसे हम साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। सो व्हाट इज़ सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी को समझना सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए। तो उसकी सोसाइटी है क्या? अब जब भी लोग इकट्ठा रहना शुरू करते हैं, 2 लोग, 3, 4 या एक ग्रुप, या हम कह लें पूरा समाज में जब लोग एक साथ रहते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि आपस में वो इंटरैक्ट करते हैं बिना बातचीत किए, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो साइन लैंग्वेज हो, चाहे वो कोई बोली हो, भाषा हो, उसके बिना क्या वो इंटरैक्ट कर सकते हैं? बिना इंटरैक्ट किए क्या वो रह सकते हैं? फॉर एग्जांपल, एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो उनको आपस में बात करनी पड़ती है, सबके अपने अपने रोल्स, सबका अपना अपना एक काम होता है, कोई किचन संभालता है, कोई बाहर से पैसे कमा के लाता है, तो सबका अपना अपना एक काम होता है ना। तो ये इंटरैक्शंस होती हैं, इंटरैक्शंस विच मीन्स कि हम लोग आपस में बातचीत ही नहीं, कई तरह से हमारे रिलेशंस होते हैं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के साथी बन के रहते हैं, कभी हम किसी एक दूसरे का साथ देते हैं तो कभी एक दूसरे के अपोज हो जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब लोग एक साथ रहते हैं। तो सोसाइटी को हम कैसे समझ सकते हैं कि इस ही तरह की इंटरैक्शंस का एक ताना बाना, एक जाल सा है। सो इट इज़ वेरी सिंपली अंडरस्टूड एज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोसाइटी को क्या हम कह सकते हैं? सोशल रिलेशनशिप्स का या सोशल इंटरैक्शंस का एक जाल है, एक ताना बाना सा है, जिसको इतना वो गहरा है कि जो भी आपस में लोग एक साथ रहते हैं, नहीं भी जो रहते हैं तो भी उनका, हम जैसे कहते हैं ना कि ये हमारे अपने हैं, वो हमारे नहीं हैं, तो ये नहीं होना भी एक रिलेशन है। हमें ये लोग अच्छे लगते हैं लेकिन हमें वो अच्छे नहीं लगते, ये हमारे देश के हैं, वो हमारे देश के नहीं हैं। तो इस तरह के कुछ ऐसी इंटरैक्शंस का वेब है, एक ऐसा जाल सा है।
So here it is written that when one or more individuals live together, mutual relationships develop among them. This process of symbiosis create among them the speed of mutual cooperation, harmony, competition, struggle, etc. So social processes that take place constantly in society, there is a network of social relationships which forms society. ठीक है जी? So this forms the simplest explanation as a web of social relationships. Okay. Network of social relationships. What do we mean by saying that? That social relationships का एक जाल होता है, एक ऐसा ताना बाना होता है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट के एग्जाम्पल ले लीजिए. एक दुकान है, जनरल स्टोर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. क्या वो सारी की सारी चीज़ें वो इंसान खुद प्रोड्यूस करता है? नहीं, वो कहीं कहीं से लाता है. वो हो सकता है कि सब्जियां कहीं और से मंगाता हो, राशन कहीं और से मंगवाता हो, बाकी जो पैकेट का जो पैक्ड जो उसकी आइटम्स आती हैं या फ्रेश आइटम्स आती हैं वो कहीं और से आती हैं. तो ये सब लोगों का 5-6 जो भी लोग हैं आपस में, इनकी इंटरेक्शंस है ना, वो सब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं. ठीक है जी, मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे सामान दे देना, मैं आगे बेचूंगा. हमें पता है कि हमें फ़लानी चीज़ लेनी है तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा, तो वहाँ मिल जाएगी. ठीक है, तो ये क्या है? तो हमारे सोसाइटी में इस तरह के छोटे छोटे कई रिलेशनशिप्स जो हैं, फिर उनको जब एक साथ मिला के हम समझते हैं तो वो हमारी सोसाइटी को बनाते हैं. तो सोसाइटी अपने आप में हम समझने के लिए बहुत छोटी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि सोसाइटी कितना बड़ा एक एंटिटी है, कितनी बड़ी, या फिर कह लीजिए सोसाइटी ही तो सब कुछ है. सोसाइटी में ही तो सारे प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशन हो रहा है, रिलीजियस प्रोसेसेस हो रहे हैं. वो कैसे होते हैं? जब समाज है, समाज में लोग रह रहे हैं, लोगों के रहने के ढंग हैं, उनकी आपस में बातचीत होती है, तभी तो ये सब पॉसिबल है. ठीक है, तो इसीलिए सब कुछ समझने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट सोसाइटी इज. सो सोसाइटी इन वेरी सिंपल टर्म्स इज व्हाट? अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. फाइन. A few definitions we'll see. McIver and Page define society as a system of procedures of authorities and mutual aid, many groups and divisions, control of human behaviors and liberties. This ever-changing complex system we call society is a web of social relationships. So this definition, अगर आपको MCQs में आता है, सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, जो कि मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एम्फोसिस करके बोल रही हूँ, तो ये डेफिनेशन किसने दी है? क्योंकि पूरी डेफिनेशन का आना थोड़ा कम पॉसिबल होता है, बट ये पंच लाइन वो डाल सकते हैं. तो अगर हमें ये दिखेगा कि सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, वेब समझ आया, एक ऐसा मकड़ी जैसा जाल बुना हुआ है जो कि सोशल रिलेशनशिप्स का जाल है. ये किसकी डेफिनेशन है? इनका नाम आपने याद कर लेना है. देखिए, जब भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप या MCQs वाले पेपर्स होते हैं, जो कि आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव बीन अटेम्प्टिंग सिंस वेरी लॉन्ग, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को मग अप करने की, क्रैम करने की ज़रूरत पड़ती है. तो इन डेफिनेशन को आप साथ साथ में ही पढ़ना, क्या मैं कहती हूँ कि इंटरनलाइज करना शुरू कर दें, अपने अपने तरीके से याद करना है आपने. ठीक है जी, दिस इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन. Second very acceptable definition given by Giddings is society is the union itself, the organization, the sum of formal relationships in which associating individuals are bound together. What does it mean? Society एक union है अपने आप में, formal relationships की, जिसमें जो भाग लेने वाले individuals are bound together.
they are bound together through many forces, maybe some relations which could be formal or informal. घर में बात करें हम तो हमारे informal relations होते हैं, लेकिन क्या हम लोग घर छोड़ के चले जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई लीगल सैंक्शन थोड़ा ना लगेगा? नहीं, कुछ फॉर्मल ऐसी बाइंडिंग्स होती हैं, कुछ इनफॉर्मल बाइंडिंग्स होती हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हमारा इस रिलेशन में हमारा यहाँ पे काम है, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल जॉब करते हैं तो वो फॉर्मली कहीं पे जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन्हें पता होता है कि हमने जाना है, हमने काम करना है। सो दे आर काइंड ऑफ बाउंड टुगेदर एंड दिस बाइंडिंग, ये जो मतलब यूनियन है, सोसाइटी अपने आप में एक इस तरह से जुड़ी हुई एक एंटिटी होती है जिसमें जो लोग हैं आपस में एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन इज गिवन बाय टैलकॉट पार्सन्स. He defines society as that the total complex of human relationships. Total complex. Now this is the keyword. अगर आपको पार्सन्स की डेफिनेशन आएगी तो क्या कीवर्ड होना है? The total complex of human relationships that they grow out of action in terms of means and relationship. मीन्स एंड रिलेशनशिप क्या होता है कि हमें क्या चाहिए और उसको हमने पाना कैसे है. क्या हमें चाहिए, विच इज़ व्हाट इज़ आवर एंड एंड व्हाट इज़ द मीन्स टू अचीव दोज एंड्स. ठीक है, तो सोसाइटी इज़ द टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप दैट ग्रो आउट ऑफ द एक्शन इन टर्म्स ऑफ मीन्स एंड रिलेशनशिप. कि फॉर एग्जाम्पल, चलिए फिर से एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं. अब हम कहते हैं कि समाज में इंसान को अकेला नहीं वो रह सकता, तो उसको फैमिली मेम्बर्स चाहिए या उसके साथ रहने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो उसको छोड़ के कभी ना जाएं. तो फिर वो क्या है, फैमिली बन जाती है. पेरेंट्स बच्चों को कभी छोड़ के नहीं जाते, जा सकते हैं नहीं, लेकिन नहीं जाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि हमारे बुढ़ापे का ये सहारा बनेंगे. बच्चे भी माँ बाप को छोड़ के नहीं जाते क्योंकि वो माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं, इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, फिनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, फिजिकली डिपेंडेंट होते हैं. लेकिन हमें ऐसे केसेस भी तो देखने को मिलते हैं कि जब बच्चों का मतलब पूरा हो जाता है वो छोड़ के चले जाते हैं. तो मतलब जब उनका एंड पूरा हो जाता है तो कोई जा भी सकता है. तो ऐसा ह्यूमन रिलेशनशिप्स का कॉम्प्लेक्स है जिसमें मीन्स एंड के थ्रू आपके एक्शंस डेवलप होते हैं. ओके, ये 3 डेफिनेशंस आपने पढ़ ली. अ फ्यू मोर डेफिनेशंस. अकॉर्डिंग टू जिन्सबर्ग, मॉरिस जिन्सबर्ग, society is a collection of individuals united by certain relationships or mode of behavior which mark them off from others who don't enter into these relations or who differ from them in behavior. अब ये जिन्सबर्ग की जो डेफिनेशन है ये बिहेवियर पे ज़्यादा एम्फेसिस करती है. ठीक है, सर्टन रिलेशनशिप्स और मोड ऑफ बिहेवियर. आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? मोड ऑफ बिहेवियर पे. मैं आपको क्यों ये कीवर्ड्स दे रही हूँ? सो दैट जब आप डेफिनेशंस को, इफ़ इन केस दे डू कम इन द एग्ज़ाम, क्योंकि अगर आपको स्पेसिफिक कोर्स बनाया गया है आपके लिए और चंद ही टॉपिक हैं जो बहुत थ्योरेटिकल हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा. तो मोड ऑफ बिहेवियर इज़ द पंच वर्ड. ये आपने इसको रट लेना है. मैं तो कहती हूँ इसको आपने रट लेना है. विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु डोंट एंटर इन टू दीज रिलेशंस. ठीक है, तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में एक साथ रहते हैं या जुड़ जाते हैं क्योंकि उनका मोड ऑफ बिहेवियर कहीं ना कहीं एक जैसा होता है या उनको एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के साथ उनका बिहेवियर कॉम्प्लीमेंट करता है. एंड विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु डोंट एंटर इनटू दीज रिलेशनशिप्स. कहीं ना कहीं सबका मतलब एक जैसा ही है. दैट सोसाइटी क्या है? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है यूनाइटेड बाय सच रिलेशनशिप्स विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु डोंट एंटर इनटू दीज रिलेशंस. ठीक है ना. अब हम ये तो नहीं कह सकते, बड़े लेवल पे हम कह सकते हैं कि पूरी अर्थ की जितनी भी पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो सब एक सोसाइटी हैं. नहीं कह सकते ना, क्योंकि वी आर ऑल डिफरेंट सोसाइटीज़. हम कहते हैं हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, आपकी सोसाइटी में ऐसा होता होगा. ठीक है, हम अपर सोसाइटी से हैं, हम मिडिल सोसाइटी से हैं. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़, there are different forms, and these differences are on basis of what? Mode of behavior, or the individuals are united certain relationships.
उनके आपस में कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं और जिनसे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, जो हमारे साथ कभी भी हमें बिलोंग नहीं करे, जिन्होंने हमारे साथ कभी वी हैव नेवर सीन सच पीपल, तो वो हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं होते ना। तो इसी तरह से ऐसी कलेक्शन है इंडिविजुअल्स की जिसमें वो लोग जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और जो दूसरे हैं जो उनके साथ नहीं रहते, दे बोथ फॉर्म डिफरेंट सोसाइटीज़। कोल की डेफिनेशन है सोसाइटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन इन इंस्टीट्यूशन विद इन अ कम्युनिटी। अब देखिए जहाँ पे भी आपको ये कीवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे ना, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन एंड कम्युनिटी, ये सब एक ही डेफिनेशन में आ गए, तो मतलब ये उनके साथ है, ये उनकी डेफिनेशन है जिनका अपना नाम भी बहुत लंबा है, GDM कोल, सिंपल, ठीक है। तो चलिए लेकिन अब इसको हम समझ लेते हैं। सोसाइटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन इन इंस्टीट्यूशन विद इन अ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी भी अपने आप में एक आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी क्या होती है, कैसे होती है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये डेफिनेशन कह रही है कि सोसाइटी जो है ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस होती हैं। एसोसिएशंस मतलब जहाँ पे लोग कुछ अचीव करने के लिए एक साथ रहते हैं या एक साथ काम करते हैं इन इंस्टीट्यूशन विद इन अ कम्युनिटी। फाइन, फॉर एग्जाम्पल वी से दैट एक कम्युनिटी की बात कर लें, हम कोई गांव है, ठीक है, तो गांव के अंदर लोग जो हैं किस तरह से रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका एथनिक आइडेंटिटी एक जैसा है मे बी, और एथनिक आइडेंटिटी एक जैसा ना भी हो तो वो हिस्टोरिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, या वो लोग एक होमोजेनस ग्रुप बनाते हैं, प्लस उन सबको एक दूसरे से मतलब है, एक दूसरे के काम आते हैं। कहते हैं ना कि कोई अगर ऐसा काम कर दे तो उसको सारे गांव वाले छोड़ देते हैं बात करना, जो कि सबके मर्जी के खिलाफ हो, तो उसको सब छोड़ देते हैं, एज अ पनिशमेंट उसको छोड़ते हैं। तो इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो उसका जीना मुश्किल करना चाहते हैं। तो सोसाइटी इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ सच एसोसिएशंस जो विद इन अ कम्युनिटी रहती हैं आपस में, ठीक है। लैपियर की डेफिनेशन है, this is the last definition, society refers to group of people, please ignore this, group of people, sorry, this is not the group of people but the complex pattern of norms of interactions that arise between among them. So it is not just the group of people but it is the complex of interactions जो कि उन लोगों के बीच में interactions arise होती हैं। So do we understand that at the end, और घूम फिर के सब definitions का क्या अंत निकल रहा है, that how do the interactions arise, और इन सब interactions को ही हम, और interactions के इस जाल को, इस ताने बाने को ही हम society कहते हैं। ओके, मूविंग ऑन, हम देखते हैं कि सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती, या अ फ्यू फीचर्स। पहले हम देखेंगे इनकी कुछ स्टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी हुई हैं जो आपको सिंपल वर्ड्स में समझ आ जाएंगी, एंड देन विल टेक द एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑल ऑफ देम। फाइन, सबसे पहला और बेस तो यही है दैट सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ पीपल। लेट मी रीआइटरेट माय फ्रेंड्स दैट जानवर या जो एनिमल्स हैं या कोई भी और स्पीशी सोसाइटी नहीं बनाती। यस, देयर आर अ फ्यू सोशल इंसेक्ट्स सच एज एंट्स एंड हनी बी। हमने देखा है हनी बी में देर आर डिफरेंट डिविजन ऑफ लेबर होती है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीज होती हैं। एक क्वीन बी होती है, फिर वर्कर बीज होती हैं, है ना, फिर एक मेल होते हैं, ठीक है। तो ये सब इस तरह से डिवाइडेड होते हैं क्योंकि उनकी फॉर्मेशन, बॉडी फॉर्मेशन से भी हम उनका स्ट्रक्चर से बता सकते हैं कि रानी मक्खी कौन सी है और वर्कर बीज कौन सी है, उनका रंग कैसा है, और उनके काम भी अलग अलग होते हैं। सो दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन अ मैनर दैट उन सबका आपस में इस तरह से ही रिलेशनशिप बना हुआ होता है कि रानी मक्खी कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ अंडे देती है। तो जो वर्कर बीज हैं वो छत्ता साफ़ करती हैं, वो सब काम करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एंट्स का भी काम होता है। एंट्स जब आप देखते हैं जब वो खाना इकट्ठा करती हैं तो सब एक लाइन में चलते हैं। जो बड़ी होती है चींटी वो सबसे आगे होती है, छोटी 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 उसके पीछे पीछे चलती हैं। दे ऑल इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो कुछ ऐसे कीड़े हैं जिनको हमने सोशल इंसेक्ट्स कहा है। एंड अब इनको सोशल क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी आपस में इंटरेक्शन देखने को मिलती है, दैट ये लोग एक दूसरे पे डिपेंड हैं। तो जिनकी इंटरेक्शन है ना, उन्हीं को हम कहते हैं कि ये सोशल हैं,
ठीक है, हम कहते हैं ना कई बार बच्चों से सोशल होना चाहिए। सोशल होने का मतलब ये है आपको इंटरैक्ट करना चाहिए, आपको इंटरैक्शन करना आना चाहिए, आपको दूसरों के साथ कंपेनियनशिप बनाना आना चाहिए। हाउ टू सिट, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव करेक्टली इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी सिचुएशन में कैसे आपको बिहेव करना है, ये सब आपको सोसाइटी सिखाती है और सोसाइटी में ही होता है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ पीपल। पीपल, म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस। डज नॉट मैटर कि एक समाज के लोग एक ही जगह पे बैठे हों, एक ही जगह में, एक ही लोकेलिटी में रहते हों, बट उनको आपस में एक दूसरे के होने की अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर आप एक, जैसे हम कहते हैं कि आजकल शहरों में क्या किसी को किसी की अवेयरनेस ही नहीं है, एक घर छोड़ के दूसरे घर में क्या हो रहा है, तो क्या वो एक सोसाइटी का फीचर बनता है? नहीं बनता है। बट अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपका कोई हितैषी, कोई आपका कोई हमदर्द या जो आपसे बिलोंग करता है, वो आपसे हज़ारों मील दूर बैठा है, लेकिन उसको आपके होने की भी चिंता है, आपके नहीं होने की भी परवाह है, तो वो म्यूचुअल अवेयरनेस है, तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोसाइटी, और ही और शी। फाइन। सो म्यूचुअल इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, म्यूचुअल अवेयरनेस होना ज़रूरी है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि अगर म्यूचुअली आप लोग अवेयर नहीं हैं तो आप एक सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनते। फाइन। सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस। सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस। इसका क्या मतलब है? दैट लोगों का एक जैसा होना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी अ पार्ट और बी अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। सोसाइटी रेस्ट्स ऑन डिफरेंस, कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर एज वेल। वेल, हम इन सबको डिटेल में अगली स्लाइड्स में समझेंगे। लेट्स टेक अ रीड ऑन द नेक्स्ट वन। सोसाइटी इम्प्लाइज इंटरडिपेंडेंस ऑल्सो, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, इंटरडिपेंड नहीं होंगे, तो सबका अपने आप में ही काम चल जाएगा, तो समाज कैसे बनेगा? सोसाइटी इज डायनामिक, विच मीन्स दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, एवर चेंजिंग। ठीक है। सोशल कंट्रोल इसका एक फीचर है, यानी कि ये अपने मेंबर्स के ऊपर दबाव बनाने की क्षमता रखती है। इसमें ये फीचर है, मतलब इसमें इतनी पावर होती है हमारे समाज में कि हमें दिखता तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, या किस तरह से करना है और कब करना है, किसके साथ हमने बोलना है, नहीं बोलना है, कैसे हमने अपने गोल्स को अचीव किस तरह से करना है, हमने अगर शादी करनी है तो किससे, कब और किस उम्र में जाके करनी है, कौन करवाएगा, एजुकेशन कैसे लेनी है, हमने नौकरी कैसे लेनी है, हमने किसी से बात किस तरह से करनी है, अपनी रूटीन लाइफ में हमारे फैमिली में रोल्स क्या हैं, ये हर एक चीज़ जो है वो सोसाइटी हमें कंट्रोल करके सिखाती है। Society has culture as its feature, which is a design of living. This is a very beautiful phrase I said, design of living. जीने का एक ऐसा तरीका होता है कल्चर, वो डिफरेंट सोसाइटीज़ का डिफरेंट होता है। कल्चर अपने आप में समाज नहीं होता, लेकिन समाज का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा हम कह सकते हैं, या फिर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट या उसका फीचर जो है वो उसका कल्चर होता है कि उसके लोग कैसे रहते हैं। कल्चर इंक्लूड्स एवरी स्मॉल थिंग सच एज व्हाट डू दे ईट, व्हाट डू दे वेयर, हाउ डू दे टॉक, व्हाट डू दे थिंक एज करेक्ट और इनकरेक्ट, एवरीथिंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर। Fine. So last is written here as that man has a gregarious nature. Gregarious nature यानी कि इंसान को झुंड में रहने की आदत होती है, वो अकेला नहीं रह सकता। फाइन। तो इसीलिए घरों में जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू पीपल, कईयों को अकेला रहना अच्छा लगता होगा, लेकिन अकेलापन क्या करता है? डिप्रेशन देता है, एंग्जाइटी देता है, परेशानियाँ देता है, और पता ही नहीं चलता इंसान को कि वो कब इंसान से सैवेज बन जाता है। फाइन। So man is gregarious in nature. Now we will explain these features that we have just read. First characteristic, as we said, is it consists of people. Second, I wanted to emphasize on this one
that it has likeness as well as difference. McIver and Page maintain that without likeness, I want to correct it, this is likeness, okay, there could be no sense of mutual recognition or belonging together. ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसे लाइक। ओके, तो लाइकनेस का क्या मतलब है कि अगर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी डू नॉट आई कैन से एक दूसरे को रिकग्नाइज ही नहीं करते या फिर उनमें अपने जैसा कुछ नहीं देखते कि यस है ना, कि ये भी मेरे जैसा है, ये मुझे बिलोंग करता है, तो आपस में म्यूचुअल रिकग्निशन नहीं होगी, आपस में हमें एक दूसरे को बिलोंग करने वाली फीलिंग ही नहीं आएगी, और अगर वो फीलिंग नहीं आएगी तो हमारी इंटरेक्शन कैसे होगी। नाउ लेट अस से, जब एक मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग बाहर वाले शहरों में जाके पढ़ने गए होंगे, कहीं जॉब करने गए होंगे, या फिर आप कभी जब थोड़ा लंबा स्टे के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप कहीं साउथ में गए, वहाँ पे इट इज़ लीस्ट लाइकली कि आपको कोई अपनी लैंग्वेज बोलने वाला मिल जाएगा। आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई अपनी भाषा बोलता हुआ दिखाई दे गया। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्रॉम जम्मू, तो मैं जम्मू से हूँ, अगर आपको बेंगलोर में फॉर एग्जांपल कोई डोगरी बोलता हुआ ऐसे बाज़ार में भी दिखाई दे गया ना, तो आपको अपने आप एक खिंचाव महसूस होगा, म्यूचुअल रिकग्निशन होगी, बिकॉज योर कल्चर इज़ सेम, बिकॉज आप एक दूसरे को क्या करोगे, आप जानोगे कि ओ ये इंसान आई बिलोंग टू हिम और हर, हम इसको बिलोंग करते हैं, लेट्स गो एंड टॉक। तो यहाँ क्या हुआ, लाइकनेस, कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ लाइकनेस है, कुछ एक जैसा है, तो एक जैसा कुछ होना आपका बहुत ज़रूरी होता है सोसाइटी में, बिकॉज अगर लाइकनेस नहीं है देयर कुड बी नो सेंस ऑफ म्यूचुअल रिकग्निशन। तो आप लोग आपस में, जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को रिकग्नाइज नहीं कर सकते, और अगर वो रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो एक दूसरे के साथ उनको फीलिंग ही नहीं आएगी। ठीक है, सो सोसाइटी रेस्ट ऑन कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। ठीक है जी, ये भी गिडिंग्स ने कहा है, ये आप वर्ड्स प्लीज़ लिख लीजिए, बाकी जब आपको पीडीएफ्स मिलेंगी उसमें ये चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी ये क्लास आप अटेंड करें, कोई भी क्लास इनफैक्ट, बट मेरी क्लास जब भी अटेंड करें, प्लीज़ सिट विद अ नोटबुक एंड पेन, बिकॉज माना कि आपको मटेरियल दिख रहा है, मटेरियल आपको मिल भी जाएगा, लेकिन जो चीज़ें मैं कुछ बोल रही हूँ, जो आपका टीचर पढ़ाते समय कुछ ऐसी चीज़ों को एम्फसाइज़ करते हैं जो शायद आप सुनते हुए उस टाइम तो आपको लगेगा कि याद है, लेकिन बाद में वो आपको भूल जाएगा। सो ये कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड जो है वो गिडिंग्स का फ्रेज़ है, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 2-3 डेफिनेशंस आ सकती हैं, 2-3 या 3-4 डेफिनेशंस आपको आ सकती हैं, या कोई फ्रेज़ कि सोसाइटी रेस्ट ऑन कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, ये किसने कहा है? ठीक है, तो ये गिडिंग्स ने कहा है। और जो आप क्लास पढ़ते पढ़ते चीज़ को जितने अच्छे से दिमाग में बिठा सकते हो ना, वो आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी, बिकॉज जब आपको कोई समझाता है वो आपका दिमाग बहुत अच्छे से सुन के बहुत अच्छे से वो एब्जॉर्ब करता है, रादर देन व्हेन यू आर रीडिंग इट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। फाइन, it also involves differences in every society. Difference is complementary to social relationships. Difference भी बहुत ज़रूरी होता है। For example, division of labor, different classes. I think there are some typing errors that will take care when the final PDF is made. Now you please focus on what I am speaking. Fine, don't read and get confused. Division of labor, different classes in society, different ethnic groups and different nations. तो differences भी तो होना बहुत ज़रूरी होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर मैंने जैसे बात की, व्हाट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर? दैट काम किस तरह से बटे हुए हैं लोगों में, कौन इंसान क्या काम करता है, चाहे वो एक फैमिली में हो, चाहे वो किसी ऑफिस में है, या फिर वो पूरी की पूरी सोसाइटी को ऑन अ लार्ज स्केल आप समझें। तो अगर ये डिफरेंसेस ना हो तो क्या सबके सब लोग ऑफिसर्स का काम करेंगे?
किसी की कोई जॉब है, किसी का कुछ और काम है, कोई क्राफ्टिंग करता है, कोई आर्टिस्ट है, कोई ड्राइविंग करता है, कोई कुछ कर रहा है। तो समाज के इतने सारे जो काम हैं वो लोगों ने आपस में अपनी अपनी वी कैन से कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या अपनी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से एक्सेप्ट किए होते हैं या उनको एडॉप्ट किया होता है। तो डिफरेंसेस आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इन अ सोसाइटी। फाइन। नेक्स्ट, rest is society is a web of social relationships. Several social processes of competition, cooperation, conflict, harmony, struggle, etc. constantly take place in society and the relationships established around these create society. ठीक है ना। तो समाज में इतने टाइप के इंटरेक्शंस एट द सेम टाइम चल रही होती हैं। कोऑपरेशन, लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, आपस में हमारे अच्छे रिलेशंस होते हैं तो कुछ ख़राब रिलेशंस भी हैं, कुछ दो ग्रुप्स में अलग अलग हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, स्ट्रगल भी है, कंपटीशन भी है। यू नो दीज ऑल डिफरेंट प्रोसेसेस लीड टू सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। बहुत तरह की इंटरेक्शंस जो हैं ये क्या करती हैं, एक वेब, वंस अगेन दिस वेब इज़ कमिंग इनटू माय लेक्चर, यू विल से मैम वेब और ताना बाना बोली जा रही हैं, बट येस दिस इज़ द बेस कि सोसाइटी क्या है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। Fourth is interdependence is the basic characteristic of a society because it rests on mutual awareness and interdependence. इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी फीचर है सोसाइटी का कि अगर लोग या मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक इंसान हूँ या मेंबर हूँ सोसाइटी का और भगवान ने मुझे इतना कैपेबल बना दिया कि आई कैन ईट माई सेल्फ, ड्रिंक माई सेल्फ, यू नो वर्क माई, मुझे किसी की ज़रूरत है ही नहीं, तो क्या मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करूँगी? अगर मैं किसी पे डिपेंड हूँ ना तो फिर मेरा उसके साथ अपने आप रवैया भी वैसा रहेगा। ऐसा होता है। अब हम कहते हैं ना, हाँ अब इसको मेरी ज़रूरत है ना, तो देखो कितने अच्छे से बात कर रहा है या कर रही है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ एन इंटरडिपेंडेंस। हम कहते हैं कि लेट अस यू नो कम्युनिकेट वेरी नाइसली टू एवरीवन। कोई पता नहीं होता कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये जो ज़रूरत है ना, कि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। एक दूसरे की ज़रूरत कई तरह से है। हम एक दुकान पे कुछ लेने जाते हैं, दूसरी पे कुछ लेने जाते हैं। एक चीज़ भी आपने बनानी हो तो आपको 10 जगह से सामान इकट्ठा करके लाना पड़ता है, और वो सामान भी पता नहीं कितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस से बन के आपके पास पहुंचता है। तो इट मीन्स दैट डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट, which means they depend on each other. As once again Aristotle said, man is a social animal. Man is a social animal in the sense that if he does not want to live in a society, he is either devil or God. As I said कि excuse me, कि अगर भगवान ने मुझे इतना कैपेबल बनाया होता तो इसका मतलब कि खुद से इंसान इतना कैपेबल नहीं हो सकता। तो भगवान ने बनाया मतलब कि या तो वो भगवान है या तो वो शैतान है, डेविल और अ गॉड, तभी वो समाज में लोगों के साथ या दूसरों के साथ नहीं रहना चाहेगा। व्हाट डू वी से दैट जब कोई संन्यास ले लेता है, बड़ा गॉडली सा होने लगता है, वो कहता है मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, बस प्रभु की ज़रूरत है। तो इट मीन्स दैट मैन अदरवाइज अ नॉर्मल मैन इज़ अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल है हम अकेले नहीं रह सकते, और अगर किसी को अकेले रहने की इच्छा हो या फिर वो चाहे कि मुझे समाज में नहीं रहना है, तो वो या तो डेविल है या फिर गॉड है। नेक्स्ट इज द सोसाइटी इज़ अ परमानेंट एंटिटी। सोसाइटी इज़ परमानेंट इन नेचर। परमानेंट, अब आप कहेंगे कि भाई समाज तो बदलता है। यहाँ हम बदलाव या डायनामिज्म की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम कह रहे हैं कि सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, हम सब मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं। हम रिप्लेस होते रहते हैं, जनरेशन वाइज जनरेशन चेंज होते रहते हैं। पीपल लीव द सोसाइटी थ्रू डेथ एंड आर इंक्लूडेड इनटू इट थ्रू बर्थ। नए मेंबर्स आते हैं, पुराने जाते हैं, लेकिन क्या समाज ख़त्म होता है? कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हो सकता। सोसाइटी इन इटसेल्फ इज़ अ परमानेंट एंटिटी। सोसाइटी इज़ नॉट अ टेम्पररी एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स कि कोई लोगों का बनाया हुआ ऐसा झुंड नहीं है कि वो लोग मर जाएंगे या चले जाएंगे या चाहेंगे तो समाज ख़त्म हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट कंटिन्यूज टू सर्वाइव व्हेन इंडिविजुअल्स कीप लीविंग सोसाइटीज़। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सोसाइटी एग्जिस्ट्स बियॉन्ड इंडिविजुअल्स। What does it mean? Beyond individuals को आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम कहें
या हम समझें कि सोसाइटी को हम बनाते हैं तो ट्रू, सोसाइटी को हम लोग या मेंबर ही बनाते हैं। सोसाइटी के डिफरेंट रूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को हम ही लोग अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाते हैं। लेकिन ये सोसाइटी या ये सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं दैट दे सरपास अस, ये हमसे सुप्रीम हो जाते हैं या हैं। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फैमिली की मैं फिर से एग्जाम्पल लेती हूँ। फैमिली सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन है। सोसाइटी में फैमिली को बनाया गया क्यों? क्योंकि इंसान को एक सेटल्ड लाइफ चाहिए थी। सेटल्ड लाइफ में उसको अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए अपने बच्चे चाहिए, घर का काम करने के लिए अपनी यू कैन से अपनी वाइफ चाहिए या फीमेल्स चाहिए थी। इट इज़ वेरी हिस्टोरिक थिंग। हिस्टोरिकली फैमिली का अराइज या ओरिजिन अगर हम देखें तो बहुत सारी थेरीज हैं, लेकिन फैमिली अब जब आज भी एग्जिस्ट करती है, चेंजेस आए हैं बहुत सारे, बट इट एग्जिस्ट्स नाउ। फैमिली को इंसान ने बनाया अपनी सहूलत के लिए, या मैरिज सिस्टम को सोसाइटी में बनाया अपनी सहूलत के लिए, अपनी किसी पर्पस को मीट करने के लिए। लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं या सोसाइटी जो होती है, इसके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो भी हमने ही बनाए होंगे, लेकिन इनका जो कंट्रोल है वो हमसे ऊपर है। नाउ व्हाट डू वी से दैट फैमिली में कुछ रूल्स होते हैं। फैमिली में एक हेड ऑफ द फैमिली हैं जो कि मोस्टली पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं, तो फादर जो हैं या फिर जो एल्डेस्ट मेल हैं वो क्या है, हमारे हेड ऑफ द फैमिली हैं। फैमिली में रहने के कुछ तौर तरीके हैं, कुछ सबके काम आपस में डिवाइडेड हैं। हम कहीं भी जाएं, हम कुछ भी करें, हम घर से कितना भी दूर हो, क्या फैमिली ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हमारे सर पे सवार नहीं रहती? ओ इतने बज गए भाई, हमें घर जाना है, इतना टाइम हो गया, हमें ये करना था, अगर मैं ऐसा करूँगा मेरी फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा, चाहे हमें कोई नहीं देख रहा, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, मैं कल देखूँगा, परसों करूँगी। ऐसा चलता है कि नहीं? तो ये इंस्टीट्यूशन या जो सोसाइटी है ना, वो इंडिविजुअल्स के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है। द ग्रुप माइंड थेरिस्ट जो है, एक थेरी है ग्रुप माइंड थेरी है जो ये कहती है कि सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, कि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि हमें एक साथ रहने की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने ग्रुप में बैठ के सब ने अपना दिमाग लगाया, तो उन्होंने सोसाइटी एक एंटिटी बना दी, समाज बना दिया, या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बना दिए सोसाइटी के। वो भी ये कहते हैं कि सोसाइटी इज़ मेड ऑफ इंडिविजुअल्स बट इट इज़ बियॉन्ड देम। सोसाइटी को लोगों ने बनाया, अपने लिए बनाया, अपने आराम के जीवन के लिए बनाया, और कुछ रूल्स, कुछ तौर तरीके बना दिए। धीरे धीरे वो तौर तरीके जनरेशन वाइज जनरेशन, सेंचुरी वाइज सेंचुरीज आते 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 यहाँ तक पहुँचा है, और ऐसा ही चलता भी जाएगा। हम आप भी चले जाएंगे और कुछ चेंजेस होते होते ये समाज आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन सोसाइटी इज़ बियॉन्ड दोज हु हैव मेड इट, इट इज़ बियॉन्ड देम। हाउएवर some social norms and customs के through society has the power to, ignore this word once again, has the power to constrain or control the individuals। ठीक है, constrain और control the individuals, क्योंकि कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो लिखे तो नहीं होते, बट कुछ ऐसे फॉर्मल इनफॉर्मल रूल्स, कुछ ऐसे नॉर्म्स, कुछ ऐसे मॉरल्स, है ना, कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे हमारे रीति रिवाज होते हैं जो इंसान को, जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। फाइन, फॉर एग्जांपल विमेन, जिन्हें आदत होती है सिर पे दुपट्टा रखने की, कोई हो या नहीं हो, कोई उनको बताए या नहीं बताए, वो ऐसा करेंगी क्योंकि कस्टम्स जो है, अब हमें पता है कि ओके फाइन, माय फैमिली डज नॉट अलाउ मी टू ईट दिस पर्टिकुलर आइटम, तो आई वुड नॉट consume it even if nobody is watching me, because these customs and these mores and norms have this power of ruling my mind, of ruling this individual जो खुद एक society का हिस्सा है। लेकिन society exists beyond the individuals। Is it clear? I hope आप लोगों को सब कुछ आराम से समझ आ रहा होगा। Cooperation and conflict, friends, this is a cooperation which is what, आपस में cooperate करना।
cooperation and conflict are two essential features of society. ठीक है जी, हमने दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ लाया है, तो इसका मतलब है कि जहाँ समाज में कोऑपरेशन या आपस में मिलजुल के काम करना या जीना ज़रूरी है, वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है. तो अगर हमेशा से शांति ही रहे, कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही ना आए, तो डू यू थिंक कि कोई चेंज होगा? डू यू थिंक कि समाज में कोई तरक्की होगी? अगर सवाल ना उठाए जाएँ, दो ग्रुप्स में अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, तो फिर कुछ नया कैसे निकल के आएगा? तो कोऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, क्योंकि विदाउट कोऑपरेशन तो कोई सोसाइटी, समाज बन ही नहीं सकता. इससे व्हाट डज इट गारंटी दी अवॉइडेंस ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन. अगर हम कोऑपरेट नहीं करें, फॉर एग्जांपल हम ड्राइव करते हैं, आपस में कोऑपरेट करके करते हैं. somebody is trying to overpass or bypass you, you don't go and hit your car. आप उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करते, आप ओके फाइन, लेट इट गो, लेट हिम गो, ऐसा होने दो. तो म्यूचुअल कोऑपरेशन या म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करती है क्या चीज़? कोऑपरेशन. बट एट द सेम टाइम कॉन्फ्लिक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी फंक्शनल भी होता है. दिस इज़ अ वेरी फेमस कोट which says that a fight a day keeps divorce away, which means that ऐसे कपल्स जिनमें रोज़ का छोटा मोटा झगड़ा चलता रहता है, तो उनमें डिवोर्स नहीं होता. विच मीन्स दैट सोसाइटी में भी ऐसा इनबिल्ट प्रेशर होता है, ऐसे तनाव होते हैं, और अगर उनको रिलीज़ नहीं किया जाए या वो कॉन्फ्लिक्ट शो ही ना हो, तो फिर तो वॉर ही होगी ना. तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो हैं कभी कभी बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल भी होते हैं. ना लेट्स सी, अगर स्टूडेंट्स हैव सम इशू विद द गवर्नमेंट और विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज और वट एवर, और वो कुछ बोले ही ना कभी, तो क्या उनकी डिमांड्स कभी सुनी जाएंगी, कभी पूरी होंगी? और अगर डिमांड्स हो सकता है बहुत ही वैलिड हो, बहुत ही जायज़ हो. एंड द सेम मैनर, अब जैसे हम किसान मूवमेंट हमने देखी, जो अनरेस्ट था, या फिर हम नेक्सलाइट्स का अनरेस्ट देखते हैं, या कुछ ट्राइबल्स पे कभी कुछ गलत हो रहा हो, तो इफ़ दे डू नॉट कम आउट विद देयर कॉन्फ्लिक्ट इन द पब्लिक, और वो अपना कॉन्फ्लिक्ट, अपना जो भी रिजेंटमेंट है वो शो ही ना करें, तो क्या उनका इम्प्रूवमेंट होगा? तो कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो सोसाइटी के लिए समटाइम्स इज़ वेरी फ्रूटफुल, बट व्हेन द वायलेंस इज इंक्लूडेड विद दैट कॉन्फ्लिक्ट, तो दैट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव. नेक्स्ट फीचर इज़ अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन. अकोमोडेशन की अगर हम बात करें, तो अकोमोडेशन, हम यहाँ पे वो वर्ड नहीं बोल रहे कि आप कहाँ रहते हैं. Accommodation is how do you accommodate with the others, or what do we do? Adjust with other members of society. अगर हम बात करें तो अभी this is the globalization era, modernization era, तो यहाँ पे पूरे हम अपने देश में देखें तो सारी स्टेट्स में लोग जो हैं वो मिक्स होके रह रहे हैं. कोई भी ऐसा आपको हार्डली कोई ऐसी जगह देखने को मिलेगी, स्पेशली द मेट्रोज़, वहाँ पे लोग हर शहर से या हर गांव से उठ के आते हैं काम करने के लिए. तो जो वहाँ के लोकल्स हैं वो उनके साथ अकोमोडेट करते हैं ना, उनको मारते भगाते तो नहीं हैं. How do we accommodate with the other people or the people of other cultures, of different societies, of different norms and values? Different लोगों के साथ हम किस तरह से accommodate करते हैं? तो accommodation बहुत important feature बन जाता है society का. अगर accommodation नहीं होगी तो different people are not able to live together, and assimilation is again the feature which says that how we accept the new people. How do we accept the members which are from outside the family? Okay. In the next slide, we have mentioned a few types of society. Types of society की बात करें तो ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल बेसिक्स ही है. बहुत टाइप्स की सोसाइटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, एंड डिफरेंट we can say classifications have been given by different sociologists or different philosophers. तो जो सबसे acceptable या basic जो हमने यहाँ पे लिया है, which is hunting and gathering type of societies, ये सबसे क्या है, initial stage of society हमने कही है, hunting and gathering, जिसमें जो इंसान है वो यहाँ तो सिर्फ हंट करता था, मतलब सिर्फ जानवरों को मारता था, या फिर जो भी उसको फल पत्तियाँ जो भी मिल जाती थी उनको गैदर करके खाते थे. नेक्स्ट द स्टेज इवॉल्व्ड, एंड उन्होंने
पशु पालना शुरू कर दिए, विच इज़ पेस्टोरल, जानवरों को पालने वाली सोसाइटी. Then came the agriculture and the societies became agrarian. This is the evolutionary classification. Then came the industrial societies where the industrialization is the main mode of production, and then post-industrial society. Post-industrial societies को हम knowledge society भी कहते हैं, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत या सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसकी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है. तो ये नॉलेज सोसाइटी को हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं, जिसमें हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी के जो नुकसान हुए हमारे इन्वायरमेंट पे, इकोलॉजी पे या हमारी साइक पे, उसके हम सब नुकसान और आने वाले स्टेजेस को, कि हम आने वाले टाइम में कैसे अपनी अर्थ को, सोसाइटी को एक बेटर प्लेस टू लिव बना सकते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस होती हैं. फाइन. सो वी कैन से दैट दिस इज़ द बेसिक classification of different types of societies. Now दुर्खीम की हम बात करें, ये DURKHEIM. So friends, आपके PDF में ये चीज़ें आपको add on करके मिल जाएंगी, but here I just want you to understand that he has classified societies into mechanical solidarity. लिख लीजिए प्लीज़ लिख लीजिए. एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. मैं यहाँ पे आपको दिखा के एक्सप्लेन कर देती हूँ और ये आपके मटेरियल में आपको मिल जाएगा. दुर्खीम, ठीक है, इनका नाम आपको समझ में आ गया. दुर्खीम हैज़ डिवाइडेड सोसाइटीज़ इनटू 2 ऑन द बेसिस. इसको एक है मैकेनिकल सॉलिडारिटी वाली सोसाइटी, दूसरी होती है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वाली सोसाइटी. ये कौन सी सोसाइटी होती है? रूरल, होमोजेनस यानी कि जहाँ पे उनके मेंबर्स एक जैसे होते हैं. एक जैसे ये मैं नहीं कह रही कि सब एक जैसे देखने में होते हैं. होमोजेनिटी का क्या मीनिंग होता है? दैट यू पीपल बिलोंग टू सेम बैकग्राउंड. हम जैसे गांव में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि किसी एक गांव में मोस्टली एक कास्ट के लोग रहते हैं, उनके एंसेस्टर्स सिमिलर होते हैं, दे ऑल कैन रिलेट टू ईच अदर, दे नो ईच अदर बाय फेस. ठीक है, तो उनकी जो सॉलिडारिटी होती है ना ऐसे समाज में या ऐसे सोसाइटीज़ में, सॉलिडारिटी मतलब कि एकजुट होने की जो फीलिंग होती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन देयर मैकेनिकल यानी कि उनका बिलोंगिंगनेस एक जैसा, वो फिजिकली भी एक दूसरे से बिलोंग करते हैं. हम कहते हैं ना ये फ़लाने चाचू हैं, ये फ़लाने ताया जी हैं, ये उनका बेटा है, ये फ़लाना. तो हमें अपनी जो मतलब पुरानी अगर हम गाँव की बात करें तो वहाँ पे हम एक दूसरे को जानते हैं. बट नाउ लेट्स गो टू दिस, है ना, यहाँ पे सिटी की बात करें, है ना, शहरों की बात करें, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें, तो क्या यहाँ पे आपको पता होता है कि अगले घर में कौन रहता है, या इनका बैकग्राउंड क्या है, किसने हमें सच बताया है, झूठ बताया, इनकी कास्ट क्या है. सो आपस में हमें एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी की फीलिंग जो है वो दैट डज नॉट कम बिकॉज ऑफ द लाइकनेस बट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस. यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ने की फीलिंग आती तो है. क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. इंटरडिपेंडेंट तो होते हैं ना, लेकिन इंटरडिपेंडेंट होते हैं. वी इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर. फाइन. तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज द सोसाइटी जिसमें सॉलिडारिटी इज बेस्ड ऑन द लाइकनेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. लाइकनेस यानी कि दे आर सिमिलर, इनकी सिमिलैरिटीज होती हैं. similarity of their background, maybe their religion, their caste, their ancestors, ethnic identity उनकी similar होती है. लेकिन organic solidarity जो है वो हमें देखने को मिलती है शहरों में या फिर modern society का feature है ये. और it is the solidarity is not on the basis of likeness or similarities but on the basis of differences because of the interdependence. Interdependence तो है ना शहरों में. Can we come into conflict with each other in modern society? कैन वी सर्वाइव? हमारे घर में सुबह दूध देने वाला नहीं आएगा, हमारे घर में बिजली बंद हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, काम वाली नहीं आएगी तो काम कैसे चलेगा. ठीक है ना. तो ये छोटे छोटे बिकॉज हम पेट्रोल भराने जाते हैं तो डू वी नो ईच अदर अदरवाइज? नो. हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं? सिर्फ अपने काम के मतलब से जानते हैं. तो ये मॉडर्न सोसाइटी का फीचर जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वाला होता है. ठीक है. एक और आपको मैं क्लासिफिकेशन देती हूँ
दिस इज गिवन बाय एफ टोनीज। ये आप लिख लीजिए, सिर्फ इतना इतना ही लिख लो और इतनी सी ही चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे ना, दिस इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, इन्होंने जेमिन शाफ्ट, GEMINSCHAFT एंड दूसरी दी है जेसिल शाफ्ट। ये जर्मन वर्ड्स हैं बिकॉज दे वर जर्मन, लेकिन इसका मतलब है ये आपकी आ गई रूरल और ये आ गई अर्बन या फिर मॉडर्न, और वो है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ठीक है जी, इज दैट ओके? तो इसके भी वही सेम फीचर्स हैं जो हमने दुर्खीम के समझे। मैकेनिकल सॉलिडारिटी वाली जो सोसाइटी होती है वो सेम, उसको टोनीज ने जेमिन शाफ्ट बोला है, और जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के फीचर्स हैं उन सेम को इन्होंने जेसिल शाफ्ट बोला है। ओके, अब इनकी क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं ये जर्मन है, तो अगर आपको ये वर्ड कहीं देखने को मिल जाए, हु हैज़ क्लासिफाइड सोसाइटीज इनटू जेमिन शाफ्ट एंड जेसिल शाफ्ट, इट इज़ फर्डिनेंड टोनीज, एफ टोनीज। तो टोनीज या टोनी आप कुछ भी कह लो, तो ये आपका कीवर्ड है इसके लिए। फाइन, और अगर आपको याद ही करना है ना, तो हमने दुर्खीम का मैकेनिकल सॉलिडारिटी पढ़ा, तो उसका एम यहाँ पे रिलेट कर दो। फाइन, तो आपको याद आ जाएगा कि उनका जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी था वही ये जेमिन शाफ्ट है। तो एम से भी आप इसको दिमाग में बिठा सकते हो। ओके, सो ये कुछ क्लासिफिकेशन मैंने आपको दे दी एंड टाइप्स ऑफ सोसाइटी, और इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें अगर आपको पढ़ाने की ज़रूरत होगी वो हम आपके अगली क्लास में कवर करेंगे। सो जस्ट आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल इज़ कि आप इस लेक्चर के साथ साथ अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं। जो भी टीचर आपके क्लास में बोलते हैं उनको भी आप नोट करें, क्योंकि सम की वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स। एंड नंबर 2, MCQs की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें हेल्पफुल कितनी होंगी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू रिमेंबर, हाउ मच यू कैन रिलेट कि आपने पढ़ा क्या है। ठीक है, तो सोसाइटी का जो आपका टॉपिक है वो मोस्टली कवर हो चुका है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कम्युनिटी विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आई हैव क्लियर द मोस्ट ऑफ इट। थैंक यू।